बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। ये 10वीं कक्षा का पहला लेसन है हिस्ट्री का। बच्चों ये पहला प्रश्न आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद पहला प्रश्न आपका है राष्ट्रवाद। बच्चों ये राष्ट्रवाद कहते किसको है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वालों के बीच एकता की भावना बनी रहती है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। उसे बच्चों क्या राष्ट्रवाद कहते हैं? तो राष्ट्रवाद एक, फिर बच्चों इसको समझा रहे हैं आपको। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वालों के बीच एकता की भावना बनी रहती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। और आपसे पूछेंगे राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, आप बताओगे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वालों के बीच एकता की भावना बनी रहती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। बच्चे आप लोग समझ गए? इसको अगला क्वेश्चन बच्चे देख रहे हैं। राष्ट्रवाद बच्चे आप लोग समझ गए। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। मैजनी बच्चों कौन था? मैजनी कौन था? बच्चे बोलेंगे सर मैजनी एक साहित्यकार था। मैजनी कौन था? एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीतिक से प्रेम था। मैजनी एक साहित्यकार था, लेकिन उसे राजनीतिक से क्या था? प्रेम था। वह कुछ दिनों तक बच्चों मैजनी जो थे कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहा था। बच्चों तो क्रांतिकारी था ही, पर कुछ दिनों तक बच्चों ने क्या किया? गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहा था। जुड़ा हुआ बच्चों पर था, यहाँ पे लिखना जुड़ा हुआ था। बच्चों क्या लिखना? जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ था। उसके बाद तो लेकिन वह गणतंत्र पर विश्वास करता था। बच्चों क्या करता था? गणतंत्र पर विश्वास करता था। बच्चों मैजनी कौन था? बच्चों मैजनी एक साहित्यकार था। मैजनी क्या था? साहित्यकार था। उसे राजनीतिक से काफी प्रेम थी, अनेक अधिक प्रेम था उसे। पर कुछ दिनों तक वह कुछ दिन एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी जुड़ा हुआ था। तो लेकिन वह गणतंत्र पर वह विश्वास करता था। बच्चों किस पर अधिक विश्वास करते? गणतंत्र पर वह अधिक विश्वास करता था। बच्चों अगला प्रश्न आपका है जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं थी? बस जर्मनी जो एकीकरण हुआ था उसमें क्या क्या बाधाएं थी? बोलेंगे सर जर्मनी की एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी, लेकिन वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी एकीकरण का कारण था वह 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या था? बटा हुआ था। इन सभी राज्यों की अपनी अपनी प्रमुख सोच थी। बच्चों इसमें 300 छोटे बड़े राज्यों में जो बटा हुआ था, सभी राज्यों की अपनी अपनी क्या थी? एक सोच थी। यहाँ तक कि वह धार्मिक और जातीय रूप से एक नहीं थे। बच्चों यहाँ तक कि वह धार्मिक और जातीय रूप से एक नहीं थे। बच्चों तो यही कारण था कि जर्मनी एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। बच्चों एक बार फिर सुनेंगे सर, तो जर्मनी के एकीकरण क्या बाधाएं थी? बोलेंगे सर जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी, लेकिन वह लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों की प्रमुख अपनी अपनी सोच थी। यहाँ तक कि बच्चों यह जाति और धार्मिक रूप से भी एक नहीं थे। बच्चों जातीय रूप से एक नहीं थे, अतः हम कह सकते हैं कि जर्मनी की अनेक बाधाएं थी। चलिए बच्चों इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है मेटरनिक युग क्या है? मेटरनिक युग क्या है? बच्चों मेटरनिक युग एक पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। ये मेटरनिक युग जो है एक पुरातन व्यवस्था का वह क्या है? समर्थक था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं था। नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं था, पसंद नहीं था। तो इटली पर अपना अधिकार जमाने के लिए, किस पर? इटली पर अपना अधिकार जमाने के लिए उसने उसे कई राज्यों में बांट दिया। उसने उसे कई राज्यों में बांट दिया, अनेक विभाजित कर दिया। इस युग हम लोग क्या कहते हैं? मेटरनिक युग कहते हैं। सर मेटरनिक युग जो उसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं 1815 से लेकर 1848 के युग जो थे उसे मेटरनिक युग कहा जाता है। बच्चों आप ऐसे भी कह सकते हैं 1815 से 1848 तक जो युग था उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटरनिक युग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मेटरनिक युग कहते हैं। तो मेटरनिक युग जो था एक प्राथमिक व्यवस्था के समर्थक था। तो उसे नेपोलियन द्वारा जो एकता स्थापित किया गया था उसे पसंद नहीं था। इटली पर अपना अधिकार जमाने के लिए उसे कई राज्यों में विभाजित करने की बांट दिया गया। इस युग को हम लोग क्या के मेटरनिक युग कहेंगे।
इसी के मतलब क्या के मटरनी क्यूब कहेंगे। अगला प्रश्न आपका है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। यानी कि 1848 में फ्रांस में जो क्रांति हुआ था उससे क्या के कारण थे। सर 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी बच्चों, सर क्या थे 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति थे ये क्या कारण बोलेंगे सर। फ्रांस के शासक जो थे लुई फिलिप थे। फ्रांस के शासक कौन थे, ये लुई फिलिप थे। ये बहुत ही उदारवादी था और महत्वाकांक्षी शासक था। लुई फिलिप शासक कैसे शासक था वह जो था लुई फिलिप जो था उदारवादी और महत्वाकांक्षी शासक था वह। उन्होंने 1840 में बच्चों, कब 1840 ईस्वी में, ये देखिए बच्चों 1840 में गीजो नामक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया वहाँ का। और जैसे प्रधानमंत्री उसने बनाया तो गीजो भी जो था वह, लेकिन गीजो बहुत कट्टर प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री बना। कैसे तो वह कट्टर प्रतिक्रियावादी ये प्रधानमंत्री बना हुआ। वह अपने राज्यों को आगे, अपने राज्य और अपने देश को आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहते थे। कौन, गीजो नहीं बढ़ाना चाहते थे। लुई फिलिप जो थे यहाँ पर, ये भी अमीरों के साथ रहना पसंद करता था। लुई फिलिप को भी कैसा पसंद था, जो अधिक अमीर था ना उसी के साथ रहना पसंद करता था यह। और उसके बाद क्या, फ्रांस की स्थिति जो काफी फ्रांस स्थिति को सुधारने के लिए कोई भी इसके बाद कार्यक्रम अथवा क्रियाकलाप नहीं बचा कि हम इस प्रकार से कोई भी काम करके हम आप फ्रांस की स्थिति क्या कर सुधार सकते, आगे बढ़ा सकते हैं। कोई कर बचा नहीं। तब फ्रांस में बेरोजगारी और भुखमरी छा गई थी। बच्चों क्या हुआ कि ना प्रधानमंत्री ध्यान दे रहा था, ना वो जो शासक था लुई फिलिप भी ध्यान नहीं दे रहा था। तो फ्रांस में क्या हुआ कि बेरोजगार और भुखमरी छा गई। तब बच्चों तब जनता सब लोगों ने क्या किया, तो एक क्रांति ला दिया। अब क्या किया, एक क्रांति ला दिया था, उसी बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। यानी अतः हम कह सकते हैं कि 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी यही सब कारण थे। तो क्या कारण, यही सब कारण थे। तो बच्चों क्या था, अब फ्रांस 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति क्या कारण थे बोलेंगे सर। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण यह थे कि फ्रांस के शासक जो लुई फिलिप थे वह उदारवादी और महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने 1840 ईस्वी में क्या किया, गीजो नामक व्यक्ति उसने क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिया। और गीजो जो प्रधानमंत्री बनाया वह कैसा प्रधानमंत्री था, वह कट्टर प्रतिक्रियावादी प्रधानमंत्री था। वह राजाओं क्या था, गीजो प्रधानमंत्री जो था तो अपने राज्यों को आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, सुधारना नहीं चाहते थे। और लुई फिलिप भी अमीरों के साथ रहना पसंद करता था। और प्रधानमंत्री और शासन की जो लुई फिलिप जो था शासक के पास फ्रांस सुधारने के लिए कोई क्रियाकलाप नहीं बचा हुआ था। तो फ्रांस में क्या हुआ, वहाँ पे फ्रांस में भुखमरी और बेरोजगारी छा गई थी। तो यही सब कारण था कि फ्रांस में जो क्रांति हुआ था 1848 का जो क्रांति हुआ, इनसे यही सब कारण था। बच्चों हम कह सकते हैं कि 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी यही सब कारण थे। चलो बच्चों इसको ले सकते, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे। अब अगला प्रश्न आपका गेरिबाल्डी कार्यों की चर्चा करेंगे। यानी गेरिबाल्डी ने क्या क्या किया। मतलब गेरिबाल्डी से पहले देखिए कभी कभी एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव बन के आ जाता है गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे। तो ऑप्शन में देना नाविक थे वह पेशे से। वह किस क्रांति के समर्थक थे, लिखेंगे तब यहाँ पे वह सशस्त्र क्रांति के समर्थक थे। तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक थे और वह सशस्त्र क्रांति क्या थे, समर्थक थे। और इटली को एकत्रित करके वहां पे गणतंत्र स्थापित करना चाहता था वह। इटली को क्या करते, एकत्रित करके जमा करके वह गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। गेरिबाल्डी मैदनी विचारों को मानता था। गेरिबाल्डी पहले क्या था, मैदनी विचारों को मानता था। फिर बाद में क्या हुआ, तो फिर बाद काबुल के प्रभाव में जैसे आया, मतलब किसके प्रभाव में आया था, ये काबुल के प्रभाव में जैसे आया था, वह फिर राजतंत्र संवैधानिक का समर्थक बन गया वह। तो किसका बन गया था, राजतंत्र संवैधानिक का समर्थक बन गया था वह, बन गया। तब गेरिबाल्डी ने सभी सेना को एकत्रित करके एक अपना सैन्य बल बनाया। सैन्य बल बच्चों बनने के बाद क्या गठन किया, इटली में 2 प्रांत था। बच्चों इटली में कितने प्रांत थे, 2 प्रांत थे, एक सिसिली था एक नेपल्स था। क्या था, याद रखना, सिसिली और नेपल्स था, 2 प्रांत इसमें थे। दोनों प्रांतों पर अपना अधिकार जमा लिया। अब क्या कर दिया कि दोनों प्रांतों पर क्या कर अपना अधिकार जमा लिया, किसने, जब गेरिबाल्डी ने जमाया था।
तो उसके बाद तब गैरिबाल्डी ने विक्टर एमेनुअल के रूप में 1862 में, उन्होंने कब 1862 ईस्वी में विक्टर एमेनुअल के रूप में वहां का सत्ता को संभाला था, वहां का सत्ता संभाला था। अब फिर गैरिबाल्डी अब रोम पर आक्रमण करना चाहते थे, रोम पर आक्रमण करना चाहते थे, लेकिन काबुर के कहने पर उसने आक्रमण नहीं किया। गैरिबाल्डी ने काबुर के कहने आक्रमण पर नहीं किया। अतः हम कह सकते हैं अतः गैरिबाल्डी ने बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं का शासक बनने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसी त्याग से गैरिबाल्डी की चर्चा का पूरे संसार में होने लगी। कहाँ पूरी दुनिया में इनकी चर्चा हुई कि गैरिबाल्डी ने बहुत कुछ तो किया था, लेकिन वह कहीं का शासक बनने से उन्हें इनकार कर दिया। बच्चों आइए फिर बच्चे समझते इसको है। देखिए, गैरिबाल्डी पेशे से बच्चों क्या थे, पेशे से नाविक थे। गैरिबाल्डी कौन थे, पेशे से नाविक थे, और वह शस्त्र क्रांति का समर्थक था। गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे, शस्त्र क्रांति का समर्थक था। वह इटली को एकत्रित करके वहां पे गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। कौन, गैरिबाल्डी करना चाहता था। पूछेंगे तो फिर आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप बताओ कि गैरिबाल्डी कौन थे। बोलेगा सर पेशे से नाविक थे। वह किस क्रांति का समर्थक था, तो वह शस्त्र क्रांति का समर्थक थे। सर वह इटली को एकत्रित करके वह गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। तो वहां पे, और उसके बाद बच्चों क्या हुआ कि वह पहले गैरिबाल्डी जो थे ना, तो पहले मैजनी विचारों को मानता था, उसके विचारों को मानता, मैजनी विचारों को मानता था। लेकिन फिर बाद में क्या हो गया, काबुर के प्रभाव में आकर के, मतलब किसके प्रभाव में आकर के, काबुर के प्रभाव में आकर के वह राजतंत्र संवैधानिक का समर्थक बन गया। तब गैरिबाल्डी ने क्या किया कि अपने सैनिकों को एकत्रित करके उसने इटली में बचे दो प्रांत था। इटली में कितने प्रांत था, दो प्रांत था, सिसिली और नेपल्स था। और दोनों आक्रमण करके अपना उसका अधिकार जमा लिया। बच्चों उसने अधिकार कब जमाया था, 1862 में उसने अधिकार जमाया था, यानी अपना सत्ता स्थापित कर लिया। अब उसने सोचा हम रोम पर भी जाकर आक्रमण करेंगे, लेकिन काबुर के कहने पर उसने क्या किया, आक्रमण जाके नहीं किया, आक्रमण नहीं कि उसको छोड़ दिया रोम को। अतः गैरिबाल्डी ने बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं का शासक बनने इनकार कर दिया था। तो इसी त्याग से गैरिबाल्डी की चर्चा तो पूरे संसार में हो गई थी। कौन बच्चों में, तो पूरे संसार में हो गई। बच्चा लोग समझ गए होंगे। चलिए आप इसे बढ़िया से लिख लेंगे और इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए।